की खिदमत में हाजिर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत पे पेश किया जा रहा है। बात करते हैं हम मुख्तलिफ इशूज़ पर जो कि पाकिस्तान में दरपेश इस वक्त आवाम को ले लें या हमारे हुक्मरान जो हैं उनको सामना होता है या कानून साज अदारे, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के मुख्तलिफ, और आजकल तो इलेक्शन जो है वो हर जगह पर बर्फ़ के भट्टों पर, मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ जो भी जहाँ पर भी बैठकें होती हैं वहाँ पर इलेक्शन की जो है वो बातें चहम गोइयाँ और पेशन गोइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। कोई कहता है कि मुस्लिम लीग नून का दौर आने वाला है, और कोई कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी जो है वो तमाम पार्टियों को बहा कर ले जाएगा। और आसिफ ज़रदारी साहब, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से को चेयरमैन है, वो पूरी उम्मीद बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम आला अहदेदारान कारकुनान जो हैं वो पूरी उम्मीद हैं कि इस बार दोबारा अवाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात की जाए तो चौधरी बरादरान हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बहुत ही भारी अक्सरियत से जीतेगी। और अगर जहाँ पर आप ये देखें जमात इस्लामी के जलसे जुलूसों को, तो अमीर जमात इस्लामी ये दावा करते हैं कि इस्लाम पाकिस्तान में बहुत जल्द अब फैलने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो वो एक चाहे 4 सीटें हों या 5 सीटें हों उनका प्रेशर ग्रुप रहता है। इसके साथ साथ अगर हम साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने अभी पार्टी अपनी लॉन्च की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और वो पाकिस्तान में गए हैं, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह का भी उनका इस्तकबाल किया गया, उन्होंने वहाँ पर अपने दुश्मनों को ललकारा है। और ये देखिए कि उन्होंने अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी है। देखिए कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो क्या किरदार अदा करती है। मगर इसके साथ साथ मैं आज ये बात ये करना चाहूँगा कि जब हम अपने कागजात जमा करवाते हैं या जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं, उसके बाद जो भी जायदाद वगैरह और जो भी असासे होते हैं वो शो होते हैं, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद में जब गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, तो आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो बज़ाहिर गोशवारों के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गोशवारे, वो इंतहाई गरीब तरीन लीडर जो है वो समझे जाते हैं। जिस तरह मिसाल अब मैं किसकी दूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ले लें, मुस्लिम लीग काफ से ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लें, हर एक लीडर, चाहे वो MNA रहा है, चाहे वो वज़ीर रहा है, चाहे वो MPA रहा है, मेंबर रहा है पार्लियामेंट का, या अपोजिशन में रहा है, या सियासतदान है, किसी के पास भी 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, और किसी भी गाड़ी की कीमत जो है वो 1-2 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। हालांकि उन गाड़ियों की मार्केट वैल्यू देखी जाए तो वो करोड़ों में है, और उनके पास एक एक घर है। उस घरों की मालियत जो है वो 20 से 25 लाख शो करवाई जाती है। हालांकि वो 20 जिस इलाकों में, जिन एरियाज़ में वो रहते हैं, उधर वहाँ पर तकरीबन कम से कम 5 से 10 लाख मरला जो है वो ज़मीन की कीमत है। इस पर आज हम बात करेंगे कि अवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इस पर भी बात करेंगे कि इस बात को मैं संजीदा ही रखूँगा कि 2.5 करोड़ साल हो चुके हुए हैं पाकिस्तान में। यही चेहरे, यही सियासतदान जो हैं, तमाम हुक्मरान, यही हमारे सामने हैं। हमारी अवाम इन्हीं को वोट देती है, इन्हीं के गोशवारे भी सामने आते हैं, इन्हीं की जायदादें भी सामने आती हैं। बज़ाहिर ये जो गोशवारे जमा करवाए जाते हैं उनके मुताबिक तो ये अवाम से भी ज़्यादा गरीब हैं, फिर भी अवाम इन्हीं को वोट देती है, फिर भी अवाम इनको लेके आती है। और दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, और दोबारा इन्हीं पार्टियों के जलसे जुलूसों को देख लें, हज़ारों लाखों की तादाद में जो है लोग इनके पास आए होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्या हमें अवाम को भी क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो सच्चे मुहब्ब वतन लोग आते हैं उसका क्रेडिट अवाम को जाना चाहिए। मेहमानों की तरफ चलता हूँ। इब्रार मीर साहब जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के तर्जमान भी हैं। इनके साथ दूसरे साहब जो अभी इस वक्त रास्ते में हैं, चूँकि लंदन की ट्रैफिक भी काफ़ी हैवी होती है। साहबजादा जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करेंगे, कुछ ही देर में हमारे दरमियान मौजूद होंगे। आपका इब्रार मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, आप भी हमारे दरमियान कॉल करके अपने ख्यालात, अपने तज़ियात जो हैं वो, और जो भी आप अपनी ख्याल, अपनी राय किसी भी पार्टी के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये जो गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, ये जो अपने आप की अपनी जायदादें जो हैं वो शो करवाई जाती हैं कि
हम लोग उनकी ज़मीनें मुरब्बों के हवाले से उनकी ज़मीनें होती हैं, मगर वो कहते हैं जी कि उनके पास एक गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी उनके बेटे की है। घरों में आप कोठियों में चले जाएं, 20-20 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं। मगर आप ये देखिए कि गोशवारों में गाड़ी जो है वो 1 या 2 जमा करवाई जाती हैं। अभी इब्रार मीर साहब की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे दरमियान आसिफ जिलानी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ ख्यालात ले लेते हैं और कुछ सवालात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और तहरीक इंसाफ के हवाले से ले लेते हैं। तो फिर इब्रार मीर साहब आपसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ जिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ जिलानी साहब, आज हम बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आज हम बात कर रहे हैं गोशवारों के ऊपर और अवाम को हम क्रेडिट देंगे कि अवाम बार बार इन्हीं चेहरों को जो है वो आगे लेके आ रही है और दोबारा भी अगर अवाम इन्हीं चेहरों को आगे लेके आती है तो हम अवाम की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो गोशवारे आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल शोज जो है वो देखते रहते हैं और आप ये भी देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ जो बड़े बड़े सियासी वज़रा, सियासी लीडरान और हुक्मरान वडेरा शाही जो है, ये अपने जब गोशवारे जमा कराते हैं तो घरों में तो कोठियों में और डेरों में 20-20 गाड़ियां खड़ी होती हैं, मगर गोशवारों में 1-1, 2-2 गाड़ियां होती हैं। और गोशवारों पे आप अपना क्या किन ख्यालात का इज़हार करेंगे? मेरा ख्याल आपकी बात सही है बिल्कुल कि गोशवारों के सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त ये झूठ बोला जाता है और अगर वाकई यही बात सही है तो जो जैसे कहा जाता है कि आइन की शक 62 और 63 के तहत ये लोग जो हैं वो सही तौर पर अमीन और सादिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि खुद जिस तरह से वो गोशवारों के सिलसिले में गलत बयानी से काम लेते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि एक बुनियाद ही जो है हमारे यहाँ वो ऐसी है कि लोग सियासत में इसीलिए आते हैं ताकि वो अपने गोशवारे या अपने अपने जो असासे बढ़ाएं, और जब उनकी जो है पकड़ होती है तो वो फिर वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो गोशवारे हैं ही नहीं, असासे हैं ही नहीं। तो ये तो एक बुनियादी चीज़ है और अगर वाकई इस बुनियाद के ऊपर तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो इसके तहत अमीन और सादिक नहीं कहलाएंगे और उन्हें इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने का हक नहीं होना चाहिए। एक बात जो आपने कहा कि अवाम जो है बार बार इन्हीं लोगों को दोबारा इलेक्ट करते हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे मुल्क में सियासी पार्टी का कोई निज़ाम है ही नहीं। सियासी जमातें क्या हैं, सियासी जागीरें हैं और मौरूसी सियासत चलती है। अब आप देखें इतनी बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी, उसकी क़यादत का फैसला कैसे होता है? एक उसके जरिए आप कहना चाहिए विल के जरिए, एक वसीयत के जरिए। तो दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में और कहीं भी किसी भी मुल्क की सियासी जमात में जो उसके कायद का इंतखाब वसीयत के जरिए नहीं होता। तो जब ये आलम है हमारे यहाँ, तो अब दूसरी जमातों को भी देखिए, वहाँ पे भी यानी मौरूसी अंदाज है। अब ये ANP को देखिए, वहाँ पे वली खां के बेटे असफंदियार वली हैं। इसी तरह से आप देखें उधर काफ लीग में भी ये अपने मोनिस इलाही आ रहे हैं सामने, उधर मुस्लिम लीग नून में ये उनके शहबाज शरीफ के साहबजादे आ रहे हैं। तो आपके कहने का आसिफ जिलानी साहब, मैं कथा कलमी वाफ्ता हूं, आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक सियासी पार्टियों के अंदर लोकल इलेक्शन नहीं होंगे और क़यादत का इंतखाब जो है एक आम कारकुन वोट डाल के नहीं करेगा, तब तक ये पार्टियां जो हैं इनको हम जमहूरी और सियासी पार्टियां नहीं कह सकते। जी हाँ, और देखिए अभी जो ज़रूरत थी बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का ये शर्त थी कि सियासी जमातों के इंतखाबात होने चाहिए, मगर जिस तरह से हुए आपके सामने है, सिवाय मेरा ख्याल है इमरान खान की पार्टी के, बाकी जो हैं सब वो नॉमिनेशन के जरिए हुए इंतखाबात और कोई उनके सही तौर पर आप नहीं कह सकते। अब हम लोग यहाँ बैठ के सही तौर पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम के सही तौर पर फ़रोग ना पाने की वजह से सारे मसाइल हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आम आदमी अगर सियासी जमात में वो शामिल है
तो वो आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, को उसको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी फिर उसको उसके अखराजात बर्दाश्त करती है। और असल चीज वही है कि जब आप नजरियाती बुनियाद के ऊपर सियासत करेंगे तो जाहिर है ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो आपके नजरिए में साथ दें। लेकिन वहां पे जहां पे पाकिस्तान में सियासी जागीरों का ताल्लुक है, मौरूसी जागीरों का ताल्लुक है, तो उस लिहाज से वहां पे तो नजरियात की तो बात ही नहीं करता। ठीक है आसफ जिलानी साहब, ये बताइए कि नजरियाती सियासत की तो आपने बात कर दी, मगर ये बताइए कि क्या आम आदमी जो है नजरियाती वोट भी देने के लिए तैयार है? नहीं, तो जब देखिए ना, सियासी पार्टियों का यही एक रोल होता है कि वो एक अपना नजरिया पेश करती हैं और उस नजरिए को फिर उसकी वजाहत करते हैं ताकि वोटर्स को मौका मिले कि वो उसकी बुनियाद के ऊपर उन पार्टीज का इंतखाब कर सकें। तो जब ये प्रोसेस है ही नहीं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेचारे गरीब आवाम से? फिर दूसरे लोग ये भूल जाते हैं कि ये शहरों में तो बात अलग है, लेकिन ये कि जो 80% हमारा पाकिस्तान है वो देहातों में है, तो वहाँ पे तो एक तरफ वडेरा शाही है, दूसरी तरफ सरदारी निज़ाम है और तीसरी तरफ जो है बड़े अपने जमींदारी और जागीरदार हैं। तो वहाँ पर तो जो आम देहाती है उसको तो अपने वोट हक के इस्तेमाल का पूरी तरह से हक मिलते ही नहीं है, वो तो जो जमींदार कहता है। ठीक है आसफ जिलानी साहब, आखिर में ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है इसमें अवाम वाकई अहम जिम्मेदारी का सबूत देगी, या पिछले हजारों साल से जो ये सबूत देते आ रही है अवाम इसी तरह तो करनी चाहिए? क्योंकि अब लोगों ने देखा है कि आपने दो पार्टीज के वज़ीर आज़म को तजुर्बा किया उनका, और दोनों जो हैं सही तौर पर अवाम की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। फिर ये कि अब वो तीसरी एक तो ताकत उभर रही है कि शायद उससे लोगों को उम्मीद हो कि यहाँ ये तो आजमाए हुए नहीं है, शायद इनके ये लोग कुछ काम करें। लेकिन फिर वही मैं हक साहब एक बात जो मेरी बार बार मैं कहूँगा वो ये कि कोई वो बुनियाद सियासत की हमारे यहाँ नजरियात पे नहीं रही है। यही वजह है कि लोगों को भी मौका नहीं मिला कि लोगों को पार्टीज को जज करने का कि कौन सी पार्टी जो है उनके मसाइल को हल करने में कामयाब होगी। तो यही एक बड़ी वजह है कि जो हमारे यहाँ कंफ्यूजन है। लेकिन आपने जो सवाल किया वो मैं ये समझता हूँ और तवक्को करता हूँ कि लोग जो हैं मसाइल के दरमियान इतने पिसे हैं, उनके ऐसे तल्ख तजुर्बात हैं गुज़िश्ता 5 साल के, तो हो सकता है कि वो उठ खड़े हों और कहें कि अच्छा भाई अब हम फैसला करते हैं, इस ऐसे निज़ाम को हम तस्लीम नहीं करते। सर, मुस्लिम लीग नून के साथ साथ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग परवेज मुशर्रफ का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं, जरा इसको कंक्लूड कर दें। परवेज मुशर्रफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये समझते नहीं हैं कि लोग क्या ये भूल गए हैं कि पिछले उनके दौर में 9 साल में क्या हुआ। ये वाहिद डिक्टेटर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 2 दफा मार्शल लॉ लगाया, तो लोग कैसे ये भूल सकते हैं? और ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि जो ये अगर ये तवक्को करें कि लोग ये सब चीजें भूल जाएंगे। मोहतरम आसिफ जिलानी साहब, मैं कता कलामी माफ, मैं आसिफ जिलानी साहब कता कलामी माफ, आप हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, मगर आपकी जो हंसी और आपके कहके ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया है। क्योंकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की आमद होती है और उसको जिस तरीके से, जिस प्रोटोकॉल से, जिस इज़्ज़त के साथ रिसीव किया जाता है, और अभी भी आप देख लीजिए कि जिस इज़्ज़त के साथ और तीसरी और गैबी ताकतें जो हैं वो उनके साथ हैं और मुख्तलिफ बड़ी सियासी पार्टियां भी उनके साथ हैं। ताकतों का असल में इनके पीछे हाथ है। और सीधी सादी बात आप क्यों नहीं करते कि दरअसल इन्होंने अमेरिका और बरतानिया की सिफारिश से और आपके सऊदी अरब के हुक्मरान के जरिए ये वहाँ पे सिफारिश करवाई कि भाई इनको आने दिया जाए, कोई रुकावट ना पेश आए। हत्ता कि वो सख्त दुश्मन जिनके तख्ता उल्टा था नवाज शरीफ, वो भी खामोश है इस मसले पे, क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ को एहसास है। और जब जाहिर है सऊदी अरब में वो रहे, उनके मेहमान रहे शाह अब्दुल्ला के, तो नेचुरली वो तो पीपल पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान पीपल पार्टी के हमारे इब्राहिम मीर साहब बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, पीपल पार्टी ने भी मुशर्रफ साहब को सपोर्ट की है? हेलो जी आसिफ जिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी सपोर्ट की है मुशर्रफ साहब को?
हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही? जी हाँ, ये आप मुझसे पूछेंगे या जी, पीपल्स पार्टी वालों से ये मैं आपसे आसिफ जिलानी साहब आपका तजिया जानना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने मुस्लिम लीग नून का कहा कि वो और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहा कि वो सऊदी अरब के घुटनों में बैठ गए और अमेरिका और बरतानिया की सपोर्ट, पाकिस्तान पीपल पार्टी की सपोर्ट भी शामिल है? हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस एनआरओ में शामिल है। ये मुशर्रफ का जो वापसी है उसकी, वो उसी एनआरओ के तहत हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि यही पीपल्स पार्टी थी जिसकी मदद की एनआरओ के जरिए वापस आने में पाकिस्तान। तो एक किस्म का अभी जब पता चलेगा बाद में ये सब इंकशाफात होंगे तो ये चीज सामने आएगी। ठीक है, वक्त के साथ साथ जी बिल्कुल ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है वो इंकशाफात होंगे। मोहतरम आसिफ जिलानी साहब सीनियर साफ़ी हमारे दरमियान मौजूद थे, बड़ी अहम बातें की, काफ़ी सवाल जो है इकट्ठे हो गए हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप भी कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इब्रार मीर साहब, बहुत सी बातें आसिफ जिलानी साहब ने जो है वो रेज़ की हैं। मेरे पास भी काफ़ी सवाल हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से। पीटीआई के जब गेस्ट आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की बात से अगर लेते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की जो आमद है पाकिस्तान के अंदर, उसको हम एनआरओ के नाम भी अगर दे दें, अमेरिका बरतानिया की सपोर्ट थी, सऊदी अरब की सिफारिश थी, सऊदी अरब का प्रेशर था मुस्लिम लीग नून पर, और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से खामोशी का इज़हार किया पूरी दुनिया ने देखा। अब इस पर जो मर्जी जस्टिफिकेशन दें, जमहूरियत का दें, जो मर्जी करें, ये उनका भरपूर हक है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने क्यों सपोर्ट की सर, अगर वो डिक्टेटर थे तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हक साहब। ये प्रोग्राम मैं घर पे बैठ के भी देख सकता था। पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह पाकिस्तान में भी होता है, हमें प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है, बिल्कुल टाइम इस तरह देते हैं, अभी आपका 1 मिनट बाद ब्रेक हो जाएगा, मैं बात करूंगा खुल के। नहीं, आपकी बात पूरी होगी, पूरी बात सुन ले। ठीक, पहली बात आपने जो फरमाई ना कि अपना आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरपर्सन है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो नहीं है। फिर आसिफ जिलानी साहब बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, मैं इनकी काफ़ी सारी बातों से। तो आसिफ जरदारी साहब क्या है सर? कुछ नहीं है, पार्टी का ओहदा खत्म है उनका, खत्म हो गया जी। ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी आपने तो सीखा। पार्टी का ओहदा, ये नए इलेक्शन हुए ना, सरपरस्त आला बिलावल भुट्टो साहब बन गए। दूसरी बात ये है कि आसिफ जिलानी साहब बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनकी बातों का अगर निचोड़ निकालें ना तो वो इमरान खान की बात कर रहे हैं। ठीक है, इमरान न्याजी की, सही नाम इमरान न्याजी है, लोग मतलब इमरान खान नहीं इमरान न्याजी, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इमरान खान न्याजी, चलें इस पे बात। आप पहला और आखिरी नाम लेते हैं ना, पहले दो तो नहीं लेते, या तो एक ले लें या पहला और आखिरी ले लें। ठीक, इन्होंने फरमाया है कि जी एक ही पार्टी ने इलेक्शन करवाए हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ 1989 में यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यूके ने वही सिस्टम यहाँ पे नहीं सर, बहुत सारी एम्बिग्विटी है ना। परवेज मुशर्रफ कोई वो उन्होंने हंस दिया, बात खत्म होगी। ठीक, दैट इज परवेज मुशर्रफ। मगर वो हंसी को सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी कर रही है सर। नहीं, वो उनको कहने दें। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें भी बुला लें एक प्रोग्राम में, मुझे भी बुला दें, क्योंकि वो इल्जाम तराशी कर गए हैं जिसका कोई फायदा नहीं। और यही सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो हकायक को मस्क करके पेश करते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि वो सीनियर हो गए हैं, जो वो कहेंगे वो समझा जाएगा। वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते। उन्हें नहीं पता कि वहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है, कौन कौन से मसाइल हल हो चुके हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। वो एक कह रहे जी ये बहुत गोशवारे आपने शुरू किए। नहीं परवेज साहब देखिए, आप मुझे इंटरप्ट ना करें ना, मैं सारी बातों का जवाब दूं। परवेज मुशर्रफ साहब को मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में वो आए, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भरपूर साथ दिया, उसकी वजह जो है वो जानना चाहते हैं। इतराज ना करें उन पे कि वो डिक्टेटर हैं। किस चीज का साथ दिया सर? उनको जो तहफ़्फ़ुज़ आप फराहम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको जो मुकम्मल तौर पर प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं, सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। क्या करें? क्या आप समझते? नहीं। अच्छा, फिर क्या करें? नहीं बताएं ना, फिर क्या करें? इब्रार मीर साहब, आप एक तरफ उनको समझते हैं जी कि वो बीबी के कातिल हैं। आपने कहा था मुझे पूरा मौका मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आपने एक सवाल किया, मुझे जवाब दे रहे थे ना। देखिए, इस चीज का अगर आप कहते हैं ना, तो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होनी चाहिए थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने बार बार जब से उन्होंने चार्ज दोबारा संभाला है, बार बार ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी कि डिक्टेटर ने 3 नवंबर को इमरजेंसी प्लस लगाई, मार्शल लॉ लगाया। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि इंडेमनिटी नहीं दी उसके कानून को, इस पार्लियामेंट ने, ये क्रेडिट जाता है। तो क्या वो 100 नोटिस नहीं ले सकते थे? ठीक है, वो आए जिस सूबे में, वहां पे देखें गवर्नर साहब कौन बैठे हैं, और ये अब आइन का हिस्सा है कि आप अपने साबिक सदर को उसकी गिवन सिक्योरिटी वो जो भी है वो देंगे। और ये मैं आपको बताता हूँ, परवेज मुशर्रफ की पॉलिटिकल हैसियत कोई नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है इस वक्त कि अगर उसको कुछ हो गया ना
तो आप इलेक्शन आप खराब अपने होते हुए देख सकते हैं। ये बातें हैं ना, बेशक उसका कोई भी किरदार है, लेकिन उसको मिसयूज किया जा सकता है किसी और गलत उस काम के लिए। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो वेट कर रहे हैं। देखिए वो किस लिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाने के बाद आया, उसे पता था कि मैं उधर गया तो लांडी जेल पहले भी हमने खाली करवा ली थी, ठीक है। अभी भी वो अपने करता धरता जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको नाराज करके गया है। उसने चैलेंज ले लिया, उसने कहा जी ठीक है, मुझे सऊदिया ने कह दिया, अब मैं भी इल्जाम लगाऊंगा, कोई फायदा नहीं। नून का भी इधर कोई बंदा नहीं है, पीटीआई का भी कोई बंदा नहीं है। वो जो हुआ है सबको कुछ ना कुछ पता है, हकायक पूरे नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है तारीख से। कुछ बातें हमने जो रेज की ना जनाब के गोशवारों का अहम जो आपका दिबाचा यही था, उसमें ये होता है हक साहब कि जो आपने मैकेनिज्म रख दिया है वो उसमें जो आए, हमें पता है कि कई उससे टेक्निकली निकल जाते हैं, हर बंदा जानता है वो टेक्निकली निकल जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त टॉप पे अमीर तरीन है, नूर मोहम्मद गुल साहब और वो अरबाब आलमगीर साहब, ठीक है, और गरीब तरीन जमशेद दस्ती ये एक। लेकिन सबसे अमीर जो पार्टी है वो कहां से पता चला, गोशवारों से पता चला ना, वो नून लीग है, ठीक है। जैसे भी उन्होंने काम किया, जो भी किया, वो एक सेकंड बात आ जाती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी एक ने गोशवारे भी जमा कराए फिर भी आप उसकी जेब की तलाशियां लें, कितने पैसे रखे हुए हैं या तकिए के नीचे रखे हुए, कहीं रखे हुए, वो तो फिर एक उनका तरीका है जो भी है, जिस तरह को बच सकता है। ट्रैफिक का आप कानून इस मुल्क में देखें, जो पकड़ा जाता है वो ये नहीं है कि वही गलती हो सकता है 10 और भी गलती करके बच के निकल जाए, जो आ गया वो आ गया। और फिर आपने मैकेनिज्म रख दिया है, और ये आप देखें ना फर्स्ट स्टेप है। अभी इदारा इतना मजबूत नहीं था पिछले इलेक्शन में, अभी उस इदारे ने अपनी असर्ट कर दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन है, ये इदारा है। और उसको किसने इदारे ने तकवीत दी, इसी पार्लियामेंट ने दी। इस पार्लियामेंट ने वो आइन साजी की, उसको इदारे को मजबूत बनाया। 1978 का जो एक्ट है इलेक्शन कमीशन का, उसके तहत अभी तक ये जो है ना काफी सारी चीजें हो रही हैं। पार्टियों के अंदर जो जमहूरियत है जी, उस पर अगर हम बात करते हैं तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब से ये बनी है जी, कितनी बार पार्टी के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं? देखिए जी, मैं इस बात को इस तरह कहूँगा आपको कि इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुए। मैं ये भी मानूंगा हुजम बहुत बढ़ गया पार्टी का। सम टाइम आपको ये होता है कि आपको इलेक्शंस कराने की जो ना इतनी वो, अच्छा फिर मैं आपका एक और फैक्ट भी डिनाई करता हूँ। आपने भी एक प्रोग्राम में कहा, मैं उस दिन भी बड़ी कॉल करता रहा, आज आसिफ जलानी साहब ने भी एक बड़ी गलत बात कर दी। यही मैं कहता हूँ ना कि ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट अगर हकायक भी बयान करेंगे ना, ठीक है, गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, गुफ्तगू कर लेते हैं। बिल्कुल हमारी गलती होगी तो हम, आप हमारी आपकी गलती नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने देखिए ना एक चीज मानी, आपको नहीं इन्फॉर्मेशन थी, आपने मान ली। लेकिन ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जिनको पता भी है, वो जानबूझ के मुझे आप उस विल का बता दें कि जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी लिखा हो, वो विल में आसिफ अली जरदारी साहब लिखे थे, उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा। हम फिर लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे जा रहे हैं। और ऐसे आसिफ जलानी साहब जैसे नहीं, मगर आपने ये बताया कि किस विल की, ये जो विल बीबी छोड़ के गई थी जी, इस पे जरदारी साहब को उन्होंने अपॉइंट करवाया था? जी, अपॉइंट नहीं करवाया था, ओपिनियन था। अपॉइंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, वो करती है, वो मानती या ना मानती उनका था ना प्रेरोगेटिव। ठीक है, विल पे बात करते हैं। मैं इसी पे नहीं मैं मेरे पास भी कुछ हो सकता है, थोड़ी बिल्कुल करें जी, बिल्कुल बात करता हूँ। एक कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। कौन साहब, कहाँ से? मैं ताहिर बोल रहा हूँ बेल्जियम से। जी ताहिर साहब, ये जो आपके बैठे हुए पीपल्स पार्टी से भाई, इनसे एक बात ये पूछनी है कि इन्होंने तो एक लिमिटेड कंपनी बना ली है। ठीक, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। इनके जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो लड़के चले गए लंदन में। ठीक, और जो उनकी बहन बैठी हुई है जरदारी की, उन्होंने पूरी पार्टी पे कंट्रोल किया हुआ है। एक आध इनका सिनेमा था, जब भुट्टो के पास इनका बाप टिकट लेने गया, उसने कहा मैं इसको टिकट नहीं दूंगा। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और यहाँ बैठ के आपको, इनको ये नहीं पता कि आपसे बात कैसे करनी है। ठीक, इनको दरअसल ये तो बताएं पीपल्स पार्टी वालों को कि भाई बोलने का कुछ अखलाकियात भी होते हैं। ताहिर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, आपके जज्बात हम उनकी कदर करते हैं। डेफिनेट जो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से आपने बात की और आसिफ जरदारी साहब की जो बहन है उनके हवाले से बात की, फरियाल तारपुर साहब की साहिबा की जो बात की, इस पर डेफिनेट हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वक्त हो जाता ब्रेक के बाद, और फिर मोहतरम इब्रार मीर साहब इनसे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।